अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम जो है ना वो होती है लो, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी होती है लो। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो पर कैपिटा इनकम अंडर डेवलप्ड, जब इकोनॉमी डेवलप्ड ही नहीं है तो उसकी पर कैपिटा इनकम कैसी होगी, लो होगी। जब पर कैपिटा इनकम लो है तो क्या आदमी कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएगा? जब आदमी कमा ही 2 रुपये रहा है तो कैपिटल अब वो खरीदेगा भी 1 ही रुपये का खरीद पाएगा बेचारा, 1 रुपये का भी नहीं, वो 0.5 का ही खरीद पाएगा। तो इतना क्या कैपिटल फॉर्मेशन, कहाँ ही कैपिटल फॉर्मेशन होगी, लो ही कैपिटल फॉर्मेशन होगी। डिपेंडेंसी रेशियो, लोग एक दूसरे पे डिपेंड बहुत ज़्यादा होंगे, डिपेंडेंसी रेशियो हाई होगी इसके अंदर। वर्क फोर्स जो है ना वो लार्जली किस में होगा, वो लार्जली होगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर लार्जली होगा, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री में तो जाएंगे नहीं, जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही तो इंडस्ट्री का ये करेंगे क्या, तो सारे के सारे कहाँ पे होगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर होगा, ठीक है। क्या चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, तो ये कोई फीचर नहीं है इसका, ठीक है, नो नॉट अ फीचर। क्या इसमें कह रहे हैं कि क्या बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कोई चेंज होगा, तो ये बैंकिंग के अंदर चेंज वहाँ होता है जहाँ पे इकोनॉमी बड़ी हो। अब यहाँ पे इकोनॉमी इतनी सी है, 2 रुपये आदमी कमा रहा है, ठीक है, उसमें क्या ही चेंज होगा इसके अंदर। तो बैंकिंग के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें पर कैपिटा इनकम हमारी लो होती है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन लो होता है, लोगों के अंदर डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वर्क फोर्स लार्जली कहाँ पे होता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर होता है, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं होता। डेवलपिंग कैटेगरी की बात करते हैं तो डेवलपिंग कैटेगरी के अंदर जो ऑक्यूपेशन होता है ना, ऑक्यूपेशन वो मेनली किस चीज़ के अंदर होता है, वो मेनली होता है एग्रीकल्चर के अंदर। देखो याद रखना है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो या फिर वो डेवलपिंग कैटेगरी हो, यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है, क्योंकि अभी इंडिया है, हम लोग भी डेवलपिंग के अंदर है, हम लोग मेनली हम कहाँ पे हैं, हमारा 60% पैसा कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। तो चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, ऑक्यूपेशन जो है वो कहाँ से है, एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। और क्या इसके अंदर डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है पाया जाएगा, डिस्टिंग्विश तो हमारे अंदर बहुत सारा भर भर के है, ठीक है। हमको भी दे दो साहब, हमको भी दे दो साहब नौकरी, छोटी सी कंपनी है उसके अंदर भर भर के लेबर भरे हुए होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ी 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 सैलरी मिलती है, सैलरी कम क्यों मिलती है यहाँ पे, ठीक है। पूरा पूरा 8-8 घंटे काम करते हैं, यहाँ पे हीरो होंडा के देख लो, किसी के भी देख लो, वहाँ पे इनको कितने पैसे मिलते हैं, 8 घंटे के, मुश्किल से इनको कई कई लोगों को सिर्फ 8,000 रुपये मिलते हैं। ये कोई तनख्वाह है नहीं है, क्यों, अब इतने सारे लेबर, क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका फीचर है, याद रखना है, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी कैसी होगी, अब इतने सारे लोग भर भर के हैं तो ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी होगी कैसी, बहुत ही बुरी होगी, पुअर क्वालिटी होगी, ठीक है। इनटेक ऑफ प्रोटीन पर कैपिटा, अब प्रोटीन भाई, अगर ह्यूमन कैपिटल की प्रोटीन कहाँ से आएगा, प्रोटीन की प्रोटीन इनटेक बहुत ही ख़राब होगा, लो प्रोटीन इनटेक होगा। जब ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर पे है, यानी एग्रीकल्चर पे है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन बहुत बढ़िया होने वाला, नहीं, एग्रीकल्चर पे यानी देश क्या है, गरीब देश है, और प्रोटीन वो खाते हैं जो लोग अमीर होते हैं। भाई प्रोटीन मैं ही नहीं खा पाती हूँ, अगर मुझे चाहिए कि मुझे अलग से प्रोटीन चाहिए, कहाँ से खा पाती हूँ, कहीं से नहीं, दाल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, चलो आई एम एन एक्सेप्शनल, बट प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो प्रोटीन की तो बहुत सारी कमी है, उसी से फिर हमारी ये बीमारी होती है, क्वासिकोर हो गई, मेरास्मस हो गई, ये सब चीज़ें। इतनी ज़्यादा बीमारी क्यों है, क्योंकि प्रोटीन नहीं है, लोग इतने ज़्यादा छोटी छोटी हाइट के क्यों है, क्योंकि प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन का इंटेक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही ख़राब होता है, इससे हमारी ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर होती है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी की ग्रोथ का नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट देखें, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप बता दो नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट बता दो, किसका, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट बता दो इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का आप नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता दो। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसका सोशल बिहेवियर, क्योंकि सोशल बिहेवियर, इनको ये तो पता नहीं है कि भाई सोशल बिहेवियर जब तक नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ भी करते रहो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर लेके आते हैं कि अगर हम सोशली किसी से अच्छा बात करें तो कोई हमको पैसा तो देगा नहीं, सिंपल सी बात है, आई एम सोशली वेल, आई एम ए सोशल वेलबींग, आई एम ट्रीटिंग गुड, कोई मेरे को रुपया तो देता नहीं है, पैसा तो देता नहीं है, तो सोशल बिहेवियर जो है वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट के अंदर आता है, दैट्स इट।
क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि सेकंड जनरेशन, चौथा क्वेश्चन ये था, चौथा था, हाँ चौथा क्वेश्चन ये था कि सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ऑयल एंड पीएसयू आ जाएगा, ऑयल एंड पीएसयू, ठीक है। अब इंडिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर्स इंटरेस्ट ऑफ, भाई हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है ना, वो इंडिया का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो स्टेट एंड पर्सन दोनों की बात करता है, स्टेट एंड पर्सन दोनों की बात करता है, ठीक है। इंडिया का जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो स्टेट और पर्सन दोनों की बात करता है, ठीक बात है। अब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो नेशनल इनकम जो है वो, उसको हम लोग किस पे लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं, बहुत याद रखना है। नेशनल इनकम को हम लोग लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये अब कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहली बात तो ये फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू। तो अगर ये रियल वैल्यू कहते हैं तो अनरियल वैल्यू कौन सी होती है, अनरियल वैल्यू होती है हमारी, अनरियल वैल्यू होती है हमारी मार्केट के ऊपर, मार्केट के ऊपर कैसे, जैसे जब हमारा मान लेते हैं ये जो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर ये मार्केट प्राइस के ऊपर, तो मार्केट प्राइस में क्या होगा यहाँ पे, मार्केट प्राइस में इसमें क्या होता है, इसमें एक तो टैक्स जोड़ देते हैं, है ना, और सब्सिडी को घटा देते हैं। मार्केट प्राइस में यही होता है ना, सब्सिडी तो घट जाएगी और टैक्स जुड़ जाता है इसके अंदर, ठीक है। टैक्स मार्केट प्राइस की बात करें ना, तो मार्केट प्राइस में ये होता है। तो अगर हमको ये निकालना है, नेट मार्केट प्राइस में क्या होता है, टैक्स घुसा देते हैं, ठीक है, और सब्सिडी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। लेकिन जब हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स को माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। टैक्स को माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी को प्लस करना पड़ेगा। भाई इसका देखो मतलब ये है, अगर ये समझ में ना आ रहा हो, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास जो मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर ले लिया मैंने, सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल, 900 रुपये का आ रहा है ना, नेट 900 रुपये का आ रहा है ये मार्केट प्राइस के ऊपर। अब इसमें अगर अगर गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे देती है, सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी कितने रुपए की, 200 रुपये की सब्सिडी दे दी, ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 200 रुपये की, तो कितने, और इसके ऊपर इसी के ऊपर टैक्स जो लग रहा है, वो टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स लग रहा है इसके ऊपर 150 रुपये का मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं 100 रुपये का इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो 900 माइनस सब्सिडी कर देंगे, अगर हमें मार्केट में बेचना है तो सब्सिडी तो भाई माइनस हो जाएगी ना, लेकिन टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, तो ये टोटल हमें मिल पड़ेगा 1000 रुपये का, ठीक है। अब हमें इसकी रियल वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू है ना, तो रियल वैल्यू कितनी है इसकी, सॉरी 800 रुपये का पड़ेगा ना ये, क्यों, क्योंकि 200 रुपये की तो सब्सिडी मिल गई है, तो 700 रुपये प्लस 100 रुपये, यही होगा ना, 700 रुपये प्लस 100 रुपये। अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यानी हमें सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा कि भाई अभी अभी कितना आ रहा है ये अभी आ रहा है 800 रुपये, तो बोलेंगे यार 800 रुपये तो है इसका, क्या है ये 800 रुपये, 800 रुपये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये है। इसके अंदर से हमें टैक्स जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो टैक्स हमने माइनस कर दिया 100 रुपये, लेकिन हमें सब्सिडी जोड़नी पड़ेगी, तो टोटल इसकी रियल कॉस्ट क्या थी, 1000 माइनस इसकी रियल कॉस्ट थी 900 रुपये, ये 900 रुपये थी ना, और यही 900 रुपये आ गई। मेन बात ये हो रही है, जब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमें सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी, कारण ये है तभी हमें रियल वैल्यू को पता चलेगा, क्योंकि अगर सरकार ने सब्सिडी दे दी है मतलब उसकी वैल्यू घट चुकी है ना, और अगर हमने टैक्स लगा दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। थोड़ा सोच के देखना है तो हो जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हमें नेशनल इनकम जो है, अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं इसको फैक्टर कॉस्ट में, अगर हमें ये जीडीपी की फॉर्म में दिया हुआ है, जीएनपी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें दे रखा है जीडीपी की फॉर्म में निकालना है, तो जीडीपी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे ये क्या आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारा जीएनपी, ठीक है, जीएनपी आ जाएगा। अब जीएनपी अगर हमारा जीएनपी आ जाएगा, और जीएनपी अगर हमारा मार्केट प्राइस पे दे रखा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। जैसे हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस। अब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, सेम वही माइनस करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए। इसमें हम लोग सब्सिडी को ऐड करेंगे, ठीक है, और टैक्स को हम लोग माइनस करेंगे। तो ये टोटल क्या बनेगा, GNP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन, क्या हो गया ये, NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और सब्सिडी जुड़ेगी, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो सब्सिडी जो है वो जुड़ेगी, याद रखना है बस। फैक्टर कॉस्ट निकालना है सब्सिडी जुड़ेगी, और मार्केट प्राइस निकालना है तो सब्सिडी माइनस होगी। और फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जो टैक्स है वो टैक्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको रियल वैल्यू चाहिए, और रियल वैल्यू के अंदर हम लोग टैक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। और जो नेशनल इनकम है ना, वो फाइनल नेशनल इनकम जो होता है वो गिवन पीरियड का किसके बराबर होता है, मनी वैल्यू ऑफ, नेशनल इनकम जो होता है वो किसके बराबर होता है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई कितना कंज्यूम किया ये नेशनल इनकम के अंदर आएगा, कितना इन्वेस्ट कर दिया, कितना गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, ठीक है, प्लस इंपोर्ट, सॉरी प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अपना अपना फ़ायदा है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। कितना कंज्यूम किया है सामने वाले ने, भाई मैंने 10 फ्रूट्स खा लिए, 10 एप्पल खा लिए, ये मेरा कंज्यूम हो गया, कितना मैंने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर, कितना सरकार का खर्चा लगा है, कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो ये तो अपना है प्रॉफिट, ठीक है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये होता है हमारा, क्या होता है, नेशनल इनकम होता है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि GDP के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, GDP के अंदर देखो, GDP का मतलब क्या होता है, GDP का पहला मतलब ये होता है कि वो हमारा टेरिटरी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो टेरिटरी के अंदर ये वही 12 नॉटिकल माइन तक होता है, ये सब चीज़ें मैं बताती हूँ अभी। पहली बात तो ये कि टेरिटरी का मतलब क्या होता है, टेरिटरी का मतलब, टेरिटरी में क्या हमारी एम्बेसी आती है, हाँ आती है, क्या मेरीन, जैसे कि ये हमारा भारत है, अब यहाँ से हम फिश पकड़ लाए, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा इसके अंदर, हाँ आता है, ये हमारी मेरीन टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर आती है हमारी, ठीक है। अगर एयर इंडिया जो है, अगर एयर इंडिया वो दुबई में या फिर श्रीलंका के अंदर किसी भी पैसेंजर को छोड़ के आ गई, तो क्या वो भी इंक्लूड होगा, हाँ वो भी इंक्लूड होगा। भाई हमारी एयर इंडिया है, वो वहाँ गई है और पैसेंजर को छोड़ के आई है, मतलब उसने क्या किया, यहाँ पे जाके अपनी सर्विस दी है, बट सर्विस शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है ना। ये एयर इंडिया की जो सर्विस है ये अपने टेरिटरी की कमाई मानी जाती है, ठीक है, ओके। चाइना ने मैन्युफैक्चर, चाइना, अगर ये बात GDP के अंदर ये बताना है कि चाइना अगर गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, चाइना गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है भारत के अंदर, तो क्या वो GDP के अंदर आएगा, हाँ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने भारत की टेरिटरी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस किए हैं। ये हटेगा कब, ये GNP के अंदर हटता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने गुड्स तो प्रोड्यूस किए हैं ना, इसीलिए जो बाहर की जो कंट्रीज़ होती है ना, वो हमारी GDP देख के भाग के आती हैं। अगर हमारी GDP ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें चाइना का, US का जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ की GDP ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे लोग, यहाँ पे ये खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाहर के लोग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो चलो चलो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, और सर्विसेज, जैसे कि सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई किसी ने सैलून की सर्विस दे दी, ये कोई आइटम तो दे नहीं रहे हैं, अपने बाल ठीक कर दिए, सर्विस दे दी एक तरीके से, ठीक है। किसी ने कुछ पढ़ा दिया, किसी ने कुछ सिखा दिया, ये सब चीज़ें, तो ये जो सर्विसेज होती है ना, ये भी हमारी इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, ठीक है। एम्बेसी, मरीन, एयर इंडिया, ये सब बता चुकी हूँ मैं। अब जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी है, वही चाइना वाला केस है, फॉरेन कंपनी है, मान लेते हैं एप्पल।
उसने भारत में इन्वेस्ट किया तो क्या वो भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि उसने जीडीपी टेरिटरी के अंदर कुछ प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, इस तरीके से इन्वेस्ट किया है, तो वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है। लेकिन अगर राम जो है वो दुबई जाता है और वहाँ से पैसा कमाता है, उसने कमाए 10 रुपये, तो क्या ये 10 रुपये वहाँ पे इसने बाहर कमा के आया है? ये भले ही यहाँ का आदमी है बट ये कमा के बाहर आया है। एयर इंडिया की बात करते हैं, एयर इंडिया बाहर कमा रही है तो वो तो हो जाएगा, बट अगर कोई पर्सन बाहर कमा के आ रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। इसी में आ जाता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अगर बाहर के हमारे जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे पैसा भेजेंगे, क्योंकि वो हमारे, जैसे कि मैं अगर कहीं चली जाती हूँ तो मैं यहाँ से पैसा भेज रही हूँ तो वो हमारा आएगा जीएनपी के अंदर, जीडीपी के अंदर नहीं आएगा वो हमारा। और चाइना की जो कंपनीज़ है वो हम कर देंगे माइनस, या फिर जो फॉरेन कंपनीज़ हैं भाई वो जो कमा रही है यहाँ पे उसको हम लोग कर देंगे माइनस। तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है उसके अंदर हमारा चाइना हो गया, और मैंने जो भी बताया एप्पल वाली बात बताई, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन जो मैंने अभी राम का केस बताया ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है। एक बात ये पूछी जाती है कि जीएनपी और जीडीपी जीएनपी और जीडीपी बराबर कब होंगे? दो ही केस में बराबर हो सकते हैं। देखो वैसे तो ये है कि जीएनपी जो है ना वो हमेशा जीडीपी से लोअर होता है, हमेशा क्या होता है? लोअर होता है। क्यों लोअर होता है? क्योंकि इसमें तो सारा का सारा यार उनकी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ लिया है ना। और हम लोग हमारे अंदर, हमारे भारत में ज़्यादा उन्हीं का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। और हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, उनका माल हमारे यहाँ पे ज़्यादा बनता है, अपना इतना मैन्युफैक्चर नहीं होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं। और जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी के अंदर हम लोग जो हैं वो हमें इम्पोर्ट जो है वो इम्पोर्ट जो है वो हमें घटाना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं तो इसलिए हमारे जीएनपी जो है लोअर होती है। मेन बात यह है कि हमारी जीएनपी जो है जीडीपी से लोअर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बाहर के लोगों का भी जोड़ लेते हैं। हम लोग देखो एक सिंपल बात, ये कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ी सी। एक बात याद रखनी है, भारत में लोग ज़्यादा कमाते हैं, भारत में बाहर के लोग ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन भारत के लोग बाहर ज़्यादा नहीं कमाते हैं। चाइना, यूएसए, ये सब चीज़ें यहाँ पे डंप करके कुछ भी करके यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं, लेकिन हम लोग बाहर के देशों में इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। इस वजह से हमारी जो जीएनपी है वो जीडीपी से कम होती है। ठीक है। अब जीएनपी और जीडीपी ये कब बराबर होगी? ये बराबर होगी जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब कि जहाँ पे ना तो कोई इंपोर्ट होगा और ना ही कोई एक्सपोर्ट होगा। ठीक है। जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा, वहाँ पे जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है वहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। दूसरा, जब एक्सपोर्ट, दूसरा केस, पहला केस तो ये हो जाएगा, दूसरा केस क्या होगा? जब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हो जाए, दूसरा केस ये हो सकता है। ठीक है। अब एनडीपी कैसे निकालते हैं? सिंपल, एनडीपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एक बात ये करते हैं ना हम लोग, जैसे कि भाई ये मिलियन क्या होता है, ये बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है। देखो एक, ये 1000, ये कितना हो गया? 10 लाख, है ना। 10 लाख मतलब ये हो गया मिलियन, 1 मिलियन। तो 3 ज़ीरो लगाते ही ये हो गया मिलियन, और 3 ज़ीरो लगाते ही ये हो गया बिलियन, और 3 ज़ीरो लगाते ही ये क्या हो गया? ट्रिलियन। ठीक है। और हम क्या चाहते हैं? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो मतलब हमको कितने ज़ीरो चाहिए? 12 ज़ीरो। ठीक है, 12 ज़ीरो। अब ये बात हमने की है कि भाई जीडीपी जब हमारी मार्केट प्राइस के ऊपर होगी, जीडीपी जब हमारी मार्केट प्राइस के ऊपर होगी तो इसमें क्या होगा? मार्केट प्राइस पे होगी ना, तो इसमें टैक्स जुड़ेंगे। ठीक है। और सब्सिडी घटेगी। ठीक है।
लेकिन जब हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाना है तो टैक्स घट जाएगा और सब्सिडी जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, एक बात ये कही जाती है, देखो नॉमिनल जीडीपी जो है ना, नॉमिनल जीडीपी जिसको हम लोग करंट प्राइस पे लेते रहते हैं, है ना, तो ये जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या कर सकती है, वो हमें करंट वो हमें प्राइसेस बता सकती है कि हाँ भाई यहाँ पे इतना प्राइस है, यहाँ पे इतना प्राइस है। लेकिन जो हमारी रियल जीडीपी है ना, जो हमारी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर होती है, ये हमें हमें क्वांटिटी बता सकती है। क्योंकि हो सकता है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस की है दो, ठीक है, 2010 में और 2012 में, 2023 में, ठीक है, 2011 में और 23 में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ के कमाए गए थे 40 रुपये, मान लेते हैं 20-20 रुपये की क्वांटिटीज़ थी, और यहाँ पे वही दो क्वांटिटी हो जाती है मान लेते हैं 30-30 रुपये की, तो कहेंगे कि भाई 60 रुपये की हो गई है ना। ये करंट प्राइस के ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अगर हम इससे जब नापेंगे तो बोलेंगे कि यार कमाई तो दो ही है, यहाँ भी दो दो क्वांटिटी है, यहाँ भी दो क्वांटिटी है, बस यहाँ पे प्राइस बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो है प्राइस बताती है नॉमिनल वाली, और ये वाली जो है वो क्वांटिटी बताती है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेशन में हम लोग करते हैं नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, ठीक है, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अपॉन रियल को नीचे रखेंगे हम लोग, ठीक है, अपॉन नॉमिनल, रियल नीचे आएगा क्योंकि रियल ही तो बेस है ना। ओके, अब बेस ईयर कौन डिटरमाइन करता है, बेस ईयर कौन डिटरमाइन करता है, तो कौन डिटरमाइन करता है, सीएसओ डिटरमाइन करता है, ठीक है। पीपीपी की हम बात करते हैं तो पीपीपी पता है हमारा कितना है, 17। मतलब जो सामान भारत में 1 रुपये का मिल जाएगा वो यूएस में कितने का मिलेगा, यूएस या कहीं कहीं और पे 17 रुपये का मिलेगा, ठीक है। हम लोग इस मामले में ज़्यादा बेटर हैं, हम इसमें तो फिर भी हम लोग पता नहीं कौन से नंबर पे, बट इसमें हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, तो हम लोग इसमें पीपीपी में हम ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है। पीपीपी का मतलब क्या होता है भाई, कि भाई मान लेते हैं बर्गर या फिर कि कोई भी एक्स गुड है ना, बर्गर ले लो, पेप्सी कुछ भी ले लो, उसका प्राइस उस डॉलर में कितना होता है, उसका प्राइस रुपीज़ में कितना होगा, कॉस्ट ऑफ एक्स गुड इन वन करेंसी अपॉन अनदर करेंसी, ठीक है। तो क्या पीपीपी ग्रेटर देन जीडीपी है, हाँ, हमारा पीपीपी जो है ग्रेटर देन जीडीपी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि यार हम यहाँ पे हमारा पीपीपी है कि हम लोग 1 रुपये में इतना कुछ खरीद पा रहे हैं, है ना। वहाँ पे अगर हमें रुपये लेके जाएंगे तो हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 1-1 रुपये की 17 टॉफ़ी ले लेंगे, वहाँ पे हमें 17 रुपये लेके जाना पड़ेगा और हमें 1 टॉफ़ी मिलेगी, इसलिए हमारा पीपीपी बेटर है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड होता है, ठीक है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, थ्रू प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब एनएनपी एंड जीएनपी, एनएनपी एंड जीएनपी, ठीक है, आर ये एनएनपी और जीएनपी क्या होती है, पहली बात तो दोनों की दोनों डिफरेंट होती है, याद रखना है, कभी भी ये सेम नहीं होती। ऑब्वियस ही बात है ना यार, इसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो ये सेम कैसे हो सकती है, डेप्रिसिएशन तो हमेशा होता ही होता है, तो ये हमेशा अलग होती है, ठीक है। और ये जो है ना एनएनपी एंड जीएनपी, ये क्या होता है, इसमें वैल्यू मेजर ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन, ये इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, नेशनल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट नहीं, नेशनल प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कैसे प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी हमारे भारत का प्रोडक्शन कितना हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं ना, एक प्रोडक्ट तो हम देखते नहीं है, प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, और जब हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं यानी हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं, राइट। तो एनएनपी एंड जीएनपी से हम लोग क्या देखते हैं, नेशनल
प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। अब बेस ईयर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइजेस देखते हैं कि अच्छा कि कितना बढ़ गया। जैसे कि हम देखते हैं यार नॉमिनल, हम प्राइसेस के आधार पे देखते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया था कि हमने देखा कि यार यहाँ पे जो है 2 आइटम का सामान हमें मिल गया है 20 रुपये 40 रुपये के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वही 2 आइटम का सामान हमें मिल रहा है 2023 के अंदर हमें मिल रहा है 60 रुपये में। मतलब बेस ईयर के आधार पे हम लोग ये देखते हैं प्राइजेस के, प्राइजेस तो इतने हैं, अच्छा, और क्वांटिटी 2 ही क्वांटिटी है ना। तो हम लोग प्राइजेस के आधार पे हम लोग ये बता सकते हैं, रियल जीडीपी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइजेस कैसे हम देखेंगे ना कि अच्छा 2 क्वांटिटी, यहाँ पे भी 2 क्वांटिटी है, यहाँ पे भी 2 क्वांटिटी है, और प्राइजेस कितना हुआ है इस आधार पे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो आती है हमारी नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एक एक आदमी की, ये इतने सारे ये आदमी हैं, ठीक है, हमें इसमें इस आदमी की हमें निकालनी है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, भैया कितने सारे आदमी हैं, है ना, और टोटल पैसा कितना है। मान लेते हैं 10,00,000 पैसा, 10,000 पैसा है, ठीक है, और ये कितने आदमी है, ये 10 आदमी है। तो अपॉन में 10 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, एक आदमी को 1000 मिला है, सिंपल। तो टोटल इनकम कितनी है अपॉन पॉपुलेशन कितनी है, ऐसे होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जब हम वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को जब हम क्या करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को, तो उसमें परफेक्ट फैक्टर कौन सा रहता है, तो एनडीपी सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। एनडीपी कि भाई एनडीपी हमने देखा था ना कि जीडीपी अच्छा होता है। अब जीडीपी में भी हम लोग ये देखेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, तो एनडीपी सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर एक पीरियड के अंदर, एक गिवन पीरियड के अंदर अगर प्राइस, ठीक है, और मॉनेटरी इनकम, प्राइस और मॉनेटरी इनकम, किसी भी वस्तु का प्राइस, मान लेते हैं कि ये वस्तु है मेरे पास, एक बॉल है, इसका प्राइस मान लेते हैं, इसका प्राइस हो गया है फॉर एग्जांपल 200 रुपये, ठीक है, और इनकम जो थी, इनकम भी 200 रुपये बढ़ चुकी है, ठीक है। तो टोटल रियल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना प्राइस बढ़ा था उतना ये हो गया है, दोनों चीज़ें डबल हो गई हैं, तो रियल इनकम जो है वो अनचेंज रह जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अमर्त्य सेन जो हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, क्या वो कॉमोडिटी ओरिएंटेड हैं या फिर वो पीपल ओरिएंटेड है। तो अमर्त्य सेन जो है ना वो पीपल ओरिएंटेड है, ठीक है। और ये जो है ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की बात करते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की बात करते हैं, ठीक है। हिंदू ग्रोथ रेट ये किस चीज़ के लिए, ये हमारा नेशनल इनकम या जीडीपी के लिए है, ठीक है। और ये किसने दिया था, तो ये दिया था प्रोफेसर राज कृष्णन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, प्रोफेसर राज कृष्णन ने दिया था, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है किसी भी कंट्री की, इकोनॉमिक ग्रोथ वो किसके साथ कपल्ड होती है, तो वो होती है इन्फ्लेशन के साथ। प्रपोर्शन ऑफ लेबर इन जीएनपी बिकम्स लो ड्यू टू, कह रहे हैं कि जीएनपी के अंदर लेबर का जो प्रपोर्शन होता है वो लो हो जाता है। कैसे हो जाता है, कारण है वेज लैग बिहाइंड प्राइजेज, जीएनपी में जो लेबर का प्रपोर्शन है वो डाउन हो जाता है, क्यों, वेज लैग बिहाइंड प्राइसेस, ठीक है। मतलब कारण क्या होता है
कि वेज लैग, वेज जो है प्राइसेस के पीछे का मतलब मेन बात यह है कि मतलब इनको वेज कम मिलती है, ये कारण होता है। ठीक है, वेज जो है वो इनको जैसे कि जितने प्राइस होता है, जैसे कमोडिटी का प्राइस हम मान लेते हैं 1 लाख, ठीक है, लेकिन उस सामने वाले को 1 लाख वेज नहीं मिलती, उसको वेज वाई मिल रही है 10,000 रुपये। इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो वेज लैग बिहाइंड प्राइसेस। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो ये किस चीज़ से रिलेट करता है? ये मेनली करता है एनवायरनमेंट से, है ना, क्योंकि इसमें वाटर की बात है और बहुत सारी चीज़ों की बात है। तो मेनली एनवायरनमेंट पे फोकस इसका, किस चीज़ पे? एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये किससे लिंक करेगा? जीडीपी से। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या जीडीपी पिछले 10 साल के अंदर क्या 4 गुना बढ़ी है? तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं कि क्या पब्लिक सेक्टर का शेयर, पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी के अंदर, क्या वो घटा है 10 साल के अंदर? तो हाँ, ये घटा है। पीएसयू का तो घटा ही है, पीएसयू में कितने देखे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो पीएसयू का शेयर घटा है, लेकिन जीडीपी जो है वो 4x से इंक्रीज़ नहीं हुई है। ठीक है, मेल्ट डाउन, ये टर्म हम किस संदर्भ में बोलते हैं? मेल्ट डाउन, तो ये हम लोग बोलते हैं फॉल इन स्टॉक प्राइजेज, फॉल इन स्टॉक प्राइजेज। देखो, जब क्या होता है, जैसे किसी ने स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है, स्टॉक में किसी ने पैसा लगाया हुआ है ना, और उसका जो पैसा है वो डूब जाए एकदम से, मतलब प्राइस जो एकदम से फॉल हो गया है, स्टॉक प्राइस एकदम डाउन हो गया है, तो वो जो है वो पूरा का पूरा मेल्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, रिसेशन की बात करें तो रिसेशन कब माना जाता है? जब जीडीपी में फॉल डाउन हो जाए, जीडीपी के अंदर फॉल डाउन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेशन बोलते हैं। व्हेन, जब जीडीपी के अंदर फॉल डाउन हो जाए उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ रेट में फॉल डाउन है तो ग्रोथ रेट ही फॉल डाउन हो गया, पूरा का पूरा जीडीपी, यहाँ पे है जीडीपी, जीडीपी के अंदर अगर फॉल डाउन हो गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वैसे जीडीपी से रिलेट करती है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली जीडीपी के अंदर फॉल डाउन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। अगर ग्रोथ रेट में फॉल डाउन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो डाउन। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग लार्जली क्रिटिसाइज़ किया जाता है आउटसाइडर के द्वारा और इनसाइडर के द्वारा भी। ऐसा क्यों? कारण ये होता है ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये कैसे स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी सब्सटेंशियल, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है ना, जब इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर जो चेंज हो रहे थे ना, सब्सटेंशियल चेंजेस आ रहे थे, उस वजह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आना पड़ा था। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर जो चेंज हो रहे थे उस वजह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई थी। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि देखो, इसमें पूछ रहे हैं कि क्विक कौन सा होता है? तो जब हम स्टेबलाइजेशन हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़, स्टेबलाइजेशन जो होता है वो क्विक अडेप्टेशन प्रोसेस है। स्टेबलाइजेशन जो है वो क्विक अडेप्टेशन प्रोसेस है। जब आदमी स्टेबल है तो वो क्विकली अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्विक अडेप्टेबल प्रोसेस कौन सी है? स्टेबलाइजेशन। जबकि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की, अगर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ही ग्रेजुअल है, क्योंकि वो आदमी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मतलब वो अपने स्ट्रक्चर, ये जैसे कि स्ट्रक्चर है, इसी को ही एडजस्ट करने में लगा हुआ है ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओके, लिबरलाइजेशन के पायनियर कौन है? पायनियर तो ये हैं हमारे मनमोहन सिंह। ठीक है, कह रहे हैं कि इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, इंडिया का क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंडिया का ऑक्यूपेशनल
स्ट्रक्चर वो सेम क्यों रह गया? क्या कारण है? रीज़न ये है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, जो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो हैज़ बिन डायरेक्टेड टुवर्ड, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है ना वो हमेशा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की ओर ही रहा है। इस वजह से इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो हमेशा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की ओर ही रहा है, ये कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेजर फैक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के हमें कुछ मेजर फैक्टर बताने हैं। तो क्या एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, क्या ये एक फैक्टर है? हाँ है। क्या पॉपुलेशन का चेंज होना, चेंज इन पॉपुलेशन, भाई सिंपल सी बात है ना, पॉपुलेशन चेंज हो गई है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन जा सकती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खर्च करना लग जाएंगे, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर भी जा सकती है। तो पॉपुलेशन का तो फ़र्क पड़ता है। अगर हमने लेबर को स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ में, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में उनको डिवाइड कर दिया है तो ये भी फ़र्क पड़ता है। किसका फ़र्क नहीं पड़ता है? टेक्नोक्रेट्स। देखने में लगेगा कि यार टेक्नोक्रेट्स से तो बहुत फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है तो सबसे हम क्या देख सकते हैं? हम उसका पर कैपिटा प्रोडक्ट या फिर पर कैपिटा इनकम देख सकते हैं। पर कैपिटा ये क्या है? पर कैपिटा प्रोडक्ट या फिर पर कैपिटा इनकम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था कि पर कैपिटा इनकम जो थी वो 20 रुपये थी? तो ये हमारा बताया था दादा भाई नरोजी ने बताया था ये। ठीक है, उसके बाद फिर इसको नेशनल इनकम को साइंटिफिकली ये शब्द आ जाए ना कि नेशनल इनकम को साइंटिफिकली डिटरमाइन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर V.K.R.V. राव ने, डॉक्टर V.K.R.V. राव ने। ठीक है, नेशनल इनकम कमेटी, क्या? नेशनल इनकम कमेटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 के अंदर अपॉइंट की थी, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे पीसी महालनोबिस थे उसके। ठीक है, नेशनल इनकम का डेटा कौन डिटरमाइन करता है? कौन करता है? एनएसओ करता है। ठीक है, एनएसओ क्या है? सीएसओ प्लस एनएसएसओ से मिलके क्या बना दिया? अभी बना दिया गया है एनएसओ।